हेलो दोस्तों, देखो आज हम आपको एलएस कोचिंग क्लासेस 2.2 चयन की तरफ से क्लास 10 साइंस में बायोलॉजी में चैप्टर 2 है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बारे में बताते हैं। देखो, नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। देखो, सबसे पहले मानव में समन्वय को समझाएंगे हम। देखो, मानव में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्र का तंत्र तथा पेशी द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, तंत्र का तंत्र तथा पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक, तो देखो आज हम उदाहरण समझ क्या होता है। देखो, शरीर की प्रत्येक प्रतिवृत्ति क्रिया में भाग लेने वाले ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के समन्वय हेतु केवल जंतुओं में एक विशेष तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे तंत्र का तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? तंत्र का तंत्र कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। देखो, तंत्र का तंत्र है न्यूरॉन की संरचना। तंत्र को न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, तंत्र का कोशिकाएं 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। कितनी तक होती है? 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। ये 3 भागों में बटी होती है। देखो, पहला है कोशिका काय, दूसरा है वृक्षकाय, तीसरा तंत्र काक्ष। इसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के नाम से आती है, एक्सॉन के नाम से। तो देखो, पहला कोशिका क्या होती है? साइटोन बोलते हैं। यह है तंत्र का कोशिका का मुख्य भाग है। कोशिका का मुख्य भाग ध्यान रखना। इसमें एक केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव में प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। दो सेकंड भाग है हमारा वृक्षकाक्ष, डेंड्राइट्स। कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। प्रवर्ध निकले होते हैं, ध्यान रखना, इन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। ठीक, तंत्र काक्ष, एक्सॉन। कोशिका काय से न्यूरिलेमा बंद लंबा मोटा सा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है। यह किसी ग्रंथि, पेशी या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहता है, ध्यान रखना। किस जुड़ा होता है? ग्रंथि से, पेशी से या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किस टाइप से पूछना था? मानव समन्वय क्या है, इसको समझाइए, या न्यूरॉन की संरचना, या न्यूरॉन की संरचना को समझाइए, ध्यान रखना। इस टाइप से पूछना था, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, देखो न्यूरॉन का डायग्राम है, ध्यान रखना। इसमें कोशिका का है, ये स्थान, ये केंद्रक है, ये तंत्र काक्ष है, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप से बनता है, ध्यान रखना, ये डायग्राम इसका न्यूरॉन का, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? देखो, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित, कौन सी है? स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में बुलार आ जाना, कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना, छींकना, खांसना आदि, ये सब क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती प्रकार, ये दो प्रकार की होती है, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, जरा, ठीक है। देखो, प्रतिबंधित प्रतिक्रिया क्या होती है? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत, जन्मजात एवं अनैच्छिक होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? वंशागत, जन्मजात एवं अनैच्छिक होती है, जरा, ठीक। तो देखो, जैसे किसी विशेष समय या ऋतु में जंतुओं का जनन करना, घोंसला बनाना आदि, ठीक है, घोंसला बनाना आदि, ठीक। और देखो, सरल या अनुबंधित क्रिया, इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया जंतु में सीखने या प्रशिक्षण द्वारा होने लगती है। इन्हें उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक। प्रतिवर्ती क्रिया उदाहरण देखो, खांसना, छींकना। देखो, श्वसन मार्ग में किसी ठोस कण के पहुंचने पर फेफड़ों से मुख के द्वारा तीव्र गति से वायु बाहर निकलने लगती है। तीव्र गति से वायु क्या होती है? बाहर निकलने लगती है, जिससे कि अवांछित कण वायु के दबाव से बाहर निकल जाए, ठीक है। तीव्र उच्छ्वास के कारण स्वर पट्टियों में कंपन होने लगने से खांसी की ध्वनि उत्पन्न होती है। छींकने में कुछ ऐसा होता है, इसमें अंतर इतना होता है, केवल इसमें वायु मुख से के स्थान पर नाक से बाहर निकलती है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन कैसे आता है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, से ये प्रकार होता है। ये उदाहरण दिए प्रतिवर्ती के उदाहरण, तो ये उदाहरण दिया हमने, खांसना था, छींकना, ठीक है। ध्यान रखना से ये क्वेश्चन इस टाइप से जाना, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है मानव मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है। कैसा होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना? 1300 से 1400 ग्राम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तथा आयतन 1200 से 1500 सीसी
होता है। ठीक है, यह चारों ओर से तिहरी झिल्ली से घिरा रहता है। किसे? तिहरी झिल्ली से घिरा रहता है। 3 झिल्लियां होती है। इसमें कुछ तरल पदार्थ बना रहता है जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों मतलब रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और जो कार्य, इसके कार्य क्या है? यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्र का आवेगों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है। क्या करता है? सूचनाएं प्राप्त करता है। रखना। ठीक है, नंबर 2 देखो, यह संवेदी अंगों द्वारा मांसपेशियों और ग्रंथियों को अपना निर्देश भेजकर आवेगों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, ये मानव मस्तिष्क उसके कार्य पूछता है। अब आगे नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? ठीक है, तो देखो मेरुरज्जु यह भी मस्तिष्क के समान ही 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। कितनी से? 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। इन झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ बना रहता है जो एच की आकृति का होता है। जानना कैसे? एच की आकृति का होता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। कैसा है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। रखना। ठीक है, कार्य देखो, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। क्या करता है? यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। सेकंड पॉइंट, यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों के लिए मार्ग प्रदान करता है। मस्तिष्क में जाने वाले और आने वाले आवेगों का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क हेडिंग हो गई और ये मेरुरज्जु हेडिंग हो गई। ध्यान रखना। ठीक है, दोनों हेडिंग आती है। मेरुरज्जु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, देखो भाई, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान रखना, पादप हार्मोन क्या होते हैं और इसमें पादप हार्मोन कौन कौन से, ध्यान रखना। ठीक है, देखो पादप हार्मोन ध्यान रखना। देखो, पौधों में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता। पौधों में न्यूरॉन कहते हैं इसे, और तंत्रा तंत्र भी कहते हैं, नहीं पाया जाता। ठीक है, अतः इनमें केवल रासायनिक समन्वय ही होता है। क्या होता है? रासायनिक समन्वय ही होता है। जंतुओं की भांति पौधों की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है? रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, देखो, जिन्हें हार्मोन किस कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। पौधों में पाया जाता है, इसलिए पादप हार्मोन कहते हैं। प्रकार देखो, ये 5 प्रकार होते हैं। देखो, पहला ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड और एथिलीन। ठीक है, तो पहला देखो, इनके बारे में बता रहे हैं। पहला ऑक्सिन है। पहला कौन सा? ऑक्सिन। देखो, ये जटिल कार्बनिक यौगिकों के समूह है। किसके? जटिल कार्बनिक यौगिकों के समूह में ध्यान रखना है। ठीक है, जो वृद्धि नियंत्रण के रूप में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? वृद्धि नियंत्रण के रूप में भाग लेते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, ये पौधे के जड़ एवं तनों के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? ध्यान रखना, जड़ एवं तनों के शीर्ष पर स्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पौधों में आकृति एवं आकार के विकास पर भी इनका नियंत्रण होता है। ठीक है, और दो इनके किस नाम से जाना जाता है? देखो, IAA। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, IPA, इंडोल पायरुविक एसिड। इसी टाइप से देखो, IBA, NAA आदि। इस टाइप से ऑक्सीजन है। ध्यान रखना, ये पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, और दो कार्य, इनके कार्य क्या? देखो, पहला है जड़ तथा तनों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जड़ तथा तनों की वृद्धि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 2 देखो, अंकुरित बीजों की जड़ों में ऑक्सीजन वृद्धि दर को कम कर देते हैं। ठीक है, अंकुरित बीजों की जड़ों में ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, पादप हार्मोन में कौन कौन सा सबसे पहले बताया? ठीक है, पादप हार्मोन में सबसे पहले क्या? ऑक्सीजन। ध्यान रखना। देखो भाई, सेकंड पॉइंट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? ये जटिल कार्बनिक यौगिकों के समूह है। कैसे है? जटिल कार्बनिक यौगिकों के समूह है। इनमें कई हार्मोन आते हैं। क्या आते हैं? इनमें कई हार्मोन आते हैं। ये तनों के शीर्ष, ठीक है, नई पत्तियों तथा बीजों में बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? रहना जिब्रेलिन्स तनों के शीर्ष, नई पत्तियों तथा बीजों में बनते रहना। कार्य देखो, पहला कार्य क्या है? इसके छिड़काव से पौधे
कम समय में ही पुष्पित हो जाते हैं, मतलब कम समय में पुष्प आने लगते हैं, रखना। ठीक है। नंबर 2 देखो, इसके छिड़काव से फूलों व फलों का आकार बड़ा हो जाता है। फूलों और फलों का आकार बड़ा हो जाता है, इनका ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, ध्यान रखना। ठीक है। देखो ये भी जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक। इसका मुख्य उदाहरण क्या है, काइनेटिन है। क्या है, काइनेटिन। ठीक। कार्य देखो उसके, ये प्रोटीन बनाने में सहायक है। ये प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है। अभी 3 हो गए थे। देखो एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ध्यान रखना। ठीक है। हम आपको ये एब्सिसिक एसिड के बारे में बताएंगे। ठीक है। इसका संश्लेषण पत्तियों और तनों और फलों एवं बीजों में होता है। ठीक है। इसका संश्लेषण किस किस में होता है, रखना। पत्तियों, तनों, फलों एवं बीजों में होता है, रखना। लगभग पौधे सभी भागों में हो गया। ठीक है। फूलों को छोड़कर उस खाली जा रखना। ठीक। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। क्या है, वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ठीक है। इससे कपास के पौधे के पुष्प कलिकाओं से अलग किया जाता है। ठीक है। किससे, कपास के पौधों के पुष्प कलिकाओं से अलग किया गया था। इसको एबिसिक एसिड को द्वारा। ठीक। अब देखो इसके कार्य क्या है, एबिसिक एसिड के कार्य क्या है। देखो सबसे पहला कार्य क्या है, इसके प्रभाव से तने की वृद्धि मंद हो जाती है। तने की वृद्धि धीमी हो जाती है, धीमी, मंद मतलब धीमी हो जाती है, रहना। ठीक है। नंबर 2 देखो, इसकी कम सांद्रता से, इसकी अगर सांद्रता कम होगी तो उससे क्या होगा, पत्तियों के रंध्र बंद हो जाएंगे। रंध्र बाष्पोषण द्वारा रंध्र खुलना बंद होना, रात दिन में बताया था, जीवन में बताया था हमने, रंध्र वाली संरचना। ठीक है। तो पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं, रखना। अगर सांद्रता कम होगी तो रंध्र क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक। तो नेक्स्ट है एथिलीन। 5वीं हेडिंग इसकी एथिलीन। ठीक। तो सबसे इंपोर्टेंट है एथिलीन। ऑक्सीजन जिब्रेलिन, उसके बाद एथिलीन। देखो यह एक गैसीय, कैसी है, गैसीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बताया था, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया था हमने, ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका निर्माण पकते हुए फलों, कैसे, पकते हुए फलों, फूलों, पत्तियों एवं जड़ों में होता है। ठीक है। यह कच्चे फलों के पकने की क्रिया को प्रेरित करता है। कैसे करता है, कच्चे फलों, कच्चे फलों में पकने की क्रिया को प्रेरित करता है, एथिलीन। ठीक है। कार्य देखो, इसके कार्य क्या है। कार्य पहला देखो, यह फलों को पकाने में सहायक होता है। क्या करता है, फलों को पकाने में सहायक होता है, जरा। ठीक है। नंबर 2 देखो, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। अतः यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। क्या करता है, पौधों को लंबा होने से रोकता है, ध्यान रखना। ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। देखो इसमें एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया, इसके कार्य भी हो, ध्यान रखना। इसका कार्य सबसे ध्यान रखना, यह फलों को पकाने में सहायक होता है। और दूसरा क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये हार्मोन पौधों को लंबा होने से रोकता है। ये हार्मोन जो है एथिलीन, पौधों को लंबा होने से रोकता है, परंतु फलों को पकाने में सहायक होता है, ध्यान रखना। ठीक है। फलों को पकाने में सहायक होता है, ध्यान रखना। ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक। देखो नेक्स्ट हेडिंग है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बताएंगे हम आपको। देखो हार्मोन्स का शरीर के विभिन्न अंगों तक संचरण, ठीक है, रुधिर प्रवाह के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रुधिर प्रवाह के माध्यम से होता है। अतः मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है। देखो पहली कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। इनमें कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, 6 प्रकार की। देखो पीयूष ग्रंथि, दूसरे थायराइड ग्रंथि, ठीक, पैराथायराइड ग्रंथि, अगली है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, और 5वीं थाइमस ग्रंथि, 6वीं कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। इसमें ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आता है कि 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए, तो हमने 6 बता दिया, आपको ध्यान रखना। ठीक है। इसके बारे में बताएंगे,
इनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हो, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, अधिवृक्क, थाइमस, पीनल ग्रंथि, ठीक। ये हो गई हमारी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां जा रहा है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो भाई नेक्स्ट हेडिंग, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा था, रहना इंपोर्टेंट है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि में फर्स्ट पॉइंट देखो, हार्मोन्स शरीर में संचित नहीं होते, ठीक है। अंतःस्रावी का क्या पॉइंट है, हार्मोन शरीर के अंदर संचित नहीं होते, ठीक है। इनके स्त्राव कुछ समय तक संचित भी रह सकते हैं। बहिस्रावी के क्या होते हैं, इनके हार्मोन्स कुछ समय के लिए संचित रह सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखो, ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पदार्थों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इन ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती, ठीक है। गंतव्य उसके परिणाम तक पहुंचाने के लिए कोई नलिका नहीं होती, ठीक। इधर देखो, इन ग्रंथियों में कोई ना कोई नलिका होती है, रूल है। इनमें कोई नलिका नहीं होती, इनमें नलिका होती है, ठीक। अंतःस्रावी देखो, उदाहरण में इसमें कई ग्रंथियां, थाइमस, थायराइड, थाइमस, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ऐसी तरह देखो बहिस्रावी ग्रंथि में यकृत, स्वेद, लार ग्रंथियां आदि, ये बहिस्रावी ग्रंथि नाम है। पूछ लेता है अंतःस्रावी ग्रंथियों की तो ये दे नाम, और बहिस्रावी ग्रंथि नाम पूछे तो यकृत, स्वेद नलिका, स्वेद ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ये क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो अंतर कैसे पूछता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर बताइए, ये अंतर बता दिया हमने, ठीक है। तो इस टाइप से अंतर है इधर, ठीक है, अंतर बहिस्रावी ग्रंथि में, ठीक। देखो भाई, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कौन सी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। देखो क्या होती है पीयूष ग्रंथि, यह एक जटिल ग्रंथि है, कैसी है, यह एक जटिल ग्रंथि है, जो मटर के दाने के आकार की होती है, मटर के बिल्कुल से मटर के दाने के आकार की होती है, रखना। तथा अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डाइएन्सेफेलॉन, याद रखना, डाइएन्सेफेलॉन नामक संरचना के अधरतल पर स्थित होती है, डाइएन्सेफेलॉन, याद रखना इस वर्ड को, ठीक। अधरतल पर स्थित होती है, यह इन इन्फ इन्फ इनफेंडिबुलम इनफंडिबुलम नामक ग्रंथ के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये ध्यान रखना है, इनफंडिबुलम, दो शब्द ध्यान रखना है, एक तो ये डाइएन्सिफेलॉन और एक है इनफंडिबुलम नामक ग्रंथ के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती रहती है, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि होगी, मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि नाम से आती है। नेक्स्ट देखो, सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे आती है, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय या लैंगर हैंस की दीपिका भी कहते हैं इसे, इसे लैंगर हैंस की दीपिका भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो देखो हम आपको बता दें लैंगर हैंस की दीपिका क्या होती है। देखो, मनुष्य की उदर गुहा में, मनुष्य की उदर गुहा में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी, कितनी, 20 सेंटीमीटर लंबी अग्नाशय नामक एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, उदर गुहा में, ठीक। इस ग्रंथि का लगभग 99% भाग पाचक एंजाइम का स्रावण करने वाली, इसका पाचक एंजाइम का स्राव करने वाली कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, खोखले पिंडों का बना होता है। इन्हीं खोखले पिंडों के बीच, इन्हीं खोखले पिंडों के बीच अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो खोखले पिंड होते हैं, इनके बीच में अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो लैंगर हैंस की दीपिका कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, जो लैंगर हैंस की दीपिका कहलाती हैं, ठीक है। इन मनुष्य में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है। लैंगर हैंस की दीपिका की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, लगभग 10 लाख से अधिक, कितनी होती है, 10 लाख से भी अधिक होती है इनकी संख्या, ज्यादा, ठीक है। 10 लाख से भी अधिक इनकी क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखो हमने आपको, ठीक है, पूरे चैप्टर, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पूरे बताया जा रहा है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है पादप हार्मोन वाली हेडिंग है, और ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि बताई दी हमने, और उसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि में अंतर, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि में अंतर बता दिया है,
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अग्नाशय लैंगिक स्थिति पर ध्यान रखना, ये बहुत पूछी जाती है। और ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में बताते हैं, इसमें पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के बारे में पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और क्या किया करना है इसमें ध्यान रखना, आपको यूट्यूब पे जाकर एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल सब्सक्राइब करना है, उसमें हमने चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना रहे डालिए, ठीक है, उसको देखना है तुम्हें, ठीक। इस आपको खाली सब्सक्राइब करना है चैनल को, और उन बच्चों तक पहुंचाना है क्लास 10 में पढ़े रहे, ध्यान रखना, ठीक है।